हेलो दोस्त, मैं शारदा आप सभी का पीसीएस की दुनिया में स्वागत करती हूँ। हम लोग जो है वो करंट का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी का ये अगला कड़ी है। आज हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, नेशनल, पर्यावरण, सब कुछ इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ मिक्स होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए, अपने पे ट्रस्ट रखिए, निसंदेह अच्छा एग्जाम होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है आज का क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भारत यात्रा थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जो भारत की यात्रा पे आए थे। वो है आर्टी ऑन क्रिस्टोफर, जो भारत की यात्रा पे आए थे 16 से 20 मार्च 2025। उन्होंने 6 सेक्टर में एमओयू किया। पहला था आर्थिक व्यापार सहयोग, उसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बस एक था AUMRA, जो हमारा आयात निर्यात शुल्क है, उसमें आपसी सहमति के लिए भारत का अप्रत्यक्ष और सीमा बोर्ड और न्यूजीलैंड का सीमा शुल्क बोर्ड दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। और जो रक्षा सहयोग है उसमें हम लोग जानते ही हैं कि सैन्य अभ्यास में भागीदारी की जाएगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुजरात गिफ्ट सिटी में, उसका इन्होंने समर्थन किया। और जो हमारा CMF है उसमें भागीदारी पे सहमति दी। अगला जो हमारा है विज्ञान तकनीकी और आपदा प्रबंधन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जो सहयोग है उस पर सहमति दी। तो जैसे UN के जो भारत सदस्यता चाहता है उसका उन्होंने समर्थन किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए भारत का समर्थन किया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, उसके द्विराष्ट्र का भारत भी समर्थन करता है, वो भी समर्थन किए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें 2 इम्पोर्टेंट था कि नाम क्या है और कितने सेक्टर में एमओयू हुआ, तो 6 में हुआ। अगला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025। इस पहल की शुरुआत किसने की, तो ये पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो ग्राम पंचायत है उसके डिजिटल जो उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाते हैं उनको प्रमोट करना, कि कुछ पंचायत लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते ही हैं डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे योजना का क्रियान्वयन तभी संभव है, उसके लक्ष्य को पाना तभी संभव है जब हम उसका जो जमीनी स्तर पर यानी पंचायत लेवल पर उसका सही से क्रियान्वयन कर सके। तो इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 शुरू किया गया है। इसमें पहला ये पूछ सकता है स्वर्ण पदक किसको मिला, तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार पहली बार स्वर्ण पदक किसको मिला, रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और सेकंड जो मिला यानी रजत पुरस्कार, ये पश्चिमी मजलिसपुर, ये कहाँ है, त्रिपुरा। तो इसमें हमें 3 चीज याद रखना है। एक तो पहली बार किया गया है, उद्देश्य क्या है, स्वर्ण पदक किसको मिला, और ये किस समारोह में दिया गया, सम्मेलन में। तो राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन, एक पृथक क्वेश्चन भी बन सकता है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें हमने कितना देखा, सबसे पहले राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार क्यों किया गया, ग्राम पंचायत में डिजिटल पहल को मान्यता देने के लिए ये पहली बार शुरू किया गया है। तो इसमें स्वर्ण पदक किसको मिला, रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और 28वां जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम। इसके आयोजनकर्ता कौन थे, आप थे दूरसंचार मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, इन दोनों के द्वारा मिलकर राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वन भूमि का दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहाँ पे, महाराष्ट्र के विदर्भ में। वो एरिया कैसा है, सूखा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुडपी जंगल होता है, झुडपी
झुडपी जंगल होता है, और झुडपी का मतलब होता है घास फूस जो झाड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारे जगहों पे ये जो झुडपी है वो पाया जाता है। लोग क्या करते थे, उसको काट के उसका यूज़ गैर वन भूमि के रूप में कर लेते थे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप इसका उपयोग गैर वन भूमि के लिए नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको केंद्र सरकार या न्यायालय के आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब ये है, इसका उद्देश्य अगर आप समझेंगे तो ये है कि जो झुडपी है मतलब वनीकरण करना है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाना है, कृषि कार्य अगर करना है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे किया गया है, झुडपी जंगल को वन भूमि कहाँ घोषित किया गया है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अंगोला के राष्ट्रपति जो है उनकी भारत की यात्रा थी। एक्चुअली अंगोला के राष्ट्रपति हैं जियाओ मैनुअल गोकाक्लेस लोरेको। इनकी द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी और ये पहली बार जो है इस सरकार में ये भारत की यात्रा किए हैं। तो 4 सेक्टर में एमओयू हुआ है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका ये 123वां सदस्य बने हैं। तो पूछ देगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बना है, तो अंगोला बना है। और भारत जो है इसको 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है ताकि वो अपने यहाँ विकासात्मक कार्यों को अच्छे से कर सके। चलिए हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये कब शुरू हुआ था, 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक इसका मेनली 2 उद्देश्य है। एक है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा करना, और जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको कम करना। तो जो सोलर एनर्जी है सब कुछ 1-1 हज़ार है। निवेश कितना, 1000 अमेरिकी डॉलर। सौर ऊर्जा उत्पादन कितना, 1000 जो है वो मेगावाट का, गीगावाट। और कितना कार्बन इमिशन को कम करना है, 1000 जो है कार्बन इमिशन, 1000 टन जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना है। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस था और इसका 123वां सदस्य कौन बना है, अंगोला। और अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा आई थी, भारत यात्रा पर आए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बना है, अंगोला। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, WHO के द्वारा। इसका 2nd शहर ये बना है, कौन है, कोझिकोड। और कोझिकोड आप लोग जब पढ़े होंगे पिछले बार, इसको यूनेस्को के द्वारा राष्ट्र साहित्य शहर का भी दर्जा दिया जा चुका है। अब देखिए इसमें है वैश्विक आयु अनुकूल शहर। तो आयु कैसा, जो वरिष्ठ नागरिक होंगे। वरिष्ठ नागरिक के जो सामाजिक सुरक्षा होती है, हेल्थ सुरक्षा, और जितने भी उनके अधिकार होते हैं उनके संरक्षण में बेहतर करने के लिए WHO के द्वारा कोझिकोड को वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अभी देखिए यही, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग ही एक एक्ट के तहत वरिष्ठ आयोग का गठन किया गया है केरल के द्वारा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके और वरिष्ठ नागरिक के जो भी उनका कल्याण हो उस पर यह केंद्रित होगा आयोग। तो इससे देखिए एक तो क्वेश्चन ये है कि वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में 2nd शहर कौन बना है, कोझिकोड। और केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग से आयोग गठित किया है। और पहला इसमें कौन था जो इस नेटवर्क में शामिल हुआ था, वो था कोच्चि। ठीक है। अंकुर पहल, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अंकुर पहल। अंकुर का फुल फॉर्म क्या है, अटल नेटवर्क फॉर। इसमें देखिए फुल फॉर्म में ही आपको पता चल जाएगा इसका उद्देश्य क्या है और ये किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें पहला है किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है,
अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। यानी इसमें दो टर्म है, नॉलेज और अर्बनाइजेशन। तो इसके दो उद्देश्य तो ऐसे ही दिख गए, नॉलेज और अर्बनाइजेशन। तो नॉलेज में क्या, क्षमता निर्माण करना यानी कौशल का डेवलपमेंट करना, ज्ञान में वृद्धि करना। ऐसे भी कहा जाता है कि जो 21वीं सदी होगा वो ज्ञान का साल होगा। तीसरा इनोवेशन और चौथा समर्थन। और सेकंड इसमें क्या है, अर्बनाइजेशन। तो देखिए इसका दूसरा जो लक्ष्य है वो है शहरीकरण में वृद्धि करना। जैसे वर्तमान में उड़ीसा का जो शहरीकरण है वो 17% है, इसको बढ़ा के 2036 तक 40% और 2047 तक 60% लक्ष्य है। तो हमने क्या देखा, अंकुर पहल किस सरकार की है, उड़ीसा सरकार की। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, अंकुर का नाम में ही है, नॉलेज और अर्बनाइजेशन, आर से रिफॉर्म, अटल नेटवर्क, याद रहेगा। अब देखिए नॉलेज में क्या, नॉलेज में ज्ञान बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, अनुसंधान करना, नवाचार करना। अर्बनाइजेशन में क्या, 17 से 60% करना। कब तक, 2047, जब भारत विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। तो ये इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ, ये कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। किस पे बनाया जा रहा है ये, INS गुलदार पोत पे। ये जो पोत है मान लीजिए उसके चारों ओर कोरल रीफ बनाया जाएगा और अंडर वाटर म्यूजियम बना जाएगा। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य है जो समुद्री जीवन का जो है वो नया आवास विकसित करना और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना। तो मुख्य दो ही है, समुद्री जो जीव होते हैं उनको और भी आवास प्रदान करना, और दूसरा जो है जैसे आप देखते होंगे कोरल रीफ में एक तरह से समझिए की स्टोन स्पेसीज जैसा है, उसमें बहुत सारे जीव निर्भर रहते हैं। और साथ ही समुद्री जो इकोसिस्टम होगा उसका भी बचाव होगा, और जो राज्य है उसको समुद्री पर्यटन से अतिरिक्त रोजगार और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसकी शुरुआत की जाती है 20 फरवरी 2025 को। ये जो INS गुलदार होता है वो भारतीय सेना के द्वारा कर्नाटका नौसेना बेस पर ये महाराष्ट्र को सौंप दिया जाता है। तो पूछ सकता है ना कि किसके द्वारा ये सौंपा गया, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा। कहाँ पे, तो कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पे। कृषि ड्रोन का स्वदेशीकरण, मतलब अब हम ड्रोन में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वैसे भी भारत को ड्रोन हब बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो इसको कहाँ शुरू किया गया है, चेन्नई में। इसका उद्घाटन कौन किए, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान। इसका निर्माण किसने किया, गरुड़ एरोस्पेस। तो सबसे पहला तो इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, कृषि ड्रोन का निर्माण किसने किया, गरुड़ एरोस्पेस। इसको कहाँ लॉन्च किया गया, चेन्नई में। इसका तीसरा क्वेश्चन होगा, उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी के द्वारा। भारत ड्रोन के रूप में कब विकसित हो जाएगा, 2030 तक। तो इसमें डन। भारत का पहला इलेक्ट्रिक कचरा पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में। और इसका उद्देश्य क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सर्कुलर इकोनॉमी अपने आप में एक टॉपिक है, फिर हम लोग कभी पढ़ेंगे। भारत का 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, उड़ीसा में। और ये उड़ीसा का सेकेंड टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था बताइए आप लोग, भीतरकनिका। भीतरकनिका जो है सेकेंड सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है, पहला आपका सुंदरवन में। और यही क्वेश्चन 17वीं में पूछा था, मैंग्रोव के क्या पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे चीज़ें आपको मतलब पढ़ाई के क्रम में ही आपके दिमाग में चलते रहेगा। अब सिमलीपाल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिमलीपाल में मेलानोनिस्टिक बाघ, मतलब जो काला बाघ होता है, पूरे विश्व में मात्र उसका आवास सिमलीपाल में ही है। मेलानिन होता है, एक पिगमेंट होता है जो रात में सक्रिशन होता है, उसी से हम लोग को नींद आती है। और इसके जो बाघ होते हैं उसमें मेलानिन इतना सक्रिशन होता है कि जो उसका पीला धारी रहता है वो ब्लैक हो जाता है। और ऐसा जो बाघ है
उसके लिए आवास उपलब्ध कराने वाला एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है सिमलीपाल। तो पूछ सकता है मिलानोनिन बाघ का पूरे विश्व में आवास उपलब्ध कराने वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सिमलीपाल। दूसरा दे देगा हाल ही में यह भारत का 107वां नेशनल पार्क बना है। तीसरा दे देगा कि यहाँ पे हाथी, रॉयल टाइगर भी पाया जाता है। तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डीपीएस फ्लेमिंग झील, ये कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ये फ्लेमिंग जो एक पक्षी होता है, जलीय पक्षी है, उसके लिए संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह जो है यह वेटलैंड है। एक धनुषकोटी ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य, अब देखिए फ्लेमिंग के लिए एक अभ्यारण्य घोषित किया गया है धनुषकोटी में। धनुषकोटी कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहीं पे पंबन ब्रिज भी बनाया गया है। ये इसको कब घोषित किया गया? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को। अब देखिए दोस्त, यहीं पे हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं आप लोग को, जो क्योंकि कई बार ये पूछता है बीपीएससी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, एक तो यही पूछता है कब मनाया गया, दूसरा पूछ देता है इसका थीम क्या था। तो इसका जो थीम था इस 2025 का, वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप लोग याद रखिएगा कि धनुष कोटी ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और यह जो है गल्फ ऑफ मन्नार का ही एक पार्ट है। और यह भारत का जो प्रवासी भारतीयों कन्वेंशन पे, जैसे होते हैं ना CMS, जो प्रवासी भारत में आते हैं, अपना प्रवास करते हैं, उनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसको CMS कहते हैं, उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्योंकि फ्लेमिंग भारत का नहीं है, वो मध्य एशिया से आता है और यहाँ पे रहता है, ये जलीय पक्षी है। और धनुषकोटी पे ही पंबन ब्रिज बनाया गया है, जो एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। यह किस पे? रामेश्वर द्वीप पे अवस्थित है धनुषकोटी। और इसकी लंबाई, कई बार देखिएगा कि कोई भी अगर इस तरह का ब्रिज या रोड होता है या सुरंग होता है तो उसका लंबाई पूछ देता है। तो ये जो पंबन ब्रिज है उसका लंबाई 2.08 है। और यह रामेश्वर को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ेगा। धनुषकोटी दोस्त, एक तो इसका पौराणिक महत्व है, पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा, इसको भूतों का शहर कहा जाता था। 1964 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें 1800 से अधिक लोग मर गए थे। तो अब लेकिन यह पूरा फिर से पंबन ब्रिज और ये जो उसके कारण ये फिर से हरा भरा बन गया है। वेटलैंड सिटी जो है वो किसके द्वारा मान्यता दिया जाता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। और भारत के 2 सिटी को दिया गया है, एक इंदौर है, दूसरा उदयपुर है। इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। और ये जो प्रमाण देने की शुरुआत हुई थी 2013 के जो COP15 हुआ था उसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, वेटलैंड सिटी कौन सा है? तो एक है आपका इंदौर, दूसरा है उदयपुर। इसको मान्यता कौन देता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। और यह जो है कब शुरू हुआ था? COP15 में। रॉयल सीमा डायलॉग 2025, इसका आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ? दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? कई बार थीम पूछ देता है, तो थीम हम लोग को देखते रहना चाहिए। इसका जो थीम है वो है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। इसके आयोजनकर्ता जो होते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है अफगानिस्तान के साथ में करने के लिए। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, जिसको ऊपर हम लोगों ने देखा है। भारत का पहला PPP ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में। और इसका उद्देश्य वही है, वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो कचरा होता है उसको बेहतर उसमें करना। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक ये कौन जारी करता है? अंकटाड। इसमें भारत का स्थान क्या है? 36वां। भारत का पहला बाघ प्रजनन केंद्र सफेद कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के रीवा में, गोविंदगढ़ में यह स्थित है। इसका लाभ क्या होगा? ऐसे लाभ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश, रीवा, गोविंदगढ़ में। और इसका मध्य प्रदेश को देखिए दोस्त, कहा जाता है ये टाइगर रिजर्व
का शहर, लेपार्ड स्टेट और चीता स्टेट, सब जो है वो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। 57वां और 58वां नेशनल पार्क घोषित किया गया, ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? सॉरी, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये घोषित किया जाता है आपको नेशनल नटका NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्व रिसर्च के द्वारा, और यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। 57वां जो टाइगर रिजर्व है वो रातापानी, और 58वां जो है वो माधव नेशनल पार्क है, और यह मध्य प्रदेश का 9वां है, और रातापानी जो है वो 8वां था, और 56वां कौन सा था? गुरु घासीदास तमोल पिंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये था क्या हमने देखा, जो 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसका नाम पूछ देगा या दे देगा मिलान करने के लिए कि 57वां, 58वां, 56वां। तो 57वां कौन सा है? रातापानी, 58वां कौन सा है? माधव, और 56वां कौन सा था? गुरु घासीदास तमोल पिंगलम। जो रातापानी और माधव था मध्य प्रदेश में है, और गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ये आज का था करंट अफेयर। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूं और मुझे काम करने में अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, अगर ये PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।